नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। पूरे देश में फिलहाल कोरोना की उठी लहर से कुछ राहत जरूर मिली है, संकेत राहत के जरूर मिले हैं, लेकिन लगातार मामलों में कमी तो आ रही है। मरीज ठीक भी हो रहे हैं और गिनती भी बढ़ी है, लेकिन तीसरी लहर की चिंता इन सब के बीच सताने वाली है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो नए मामलों में फिलहाल गिरावट आई है, लेकिन इस बीच सवाल ये बरकरार है कि अगर तीसरी लहर आती है तो प्रदेश सरकार इसके लिए कितनी तैयार है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि इन सब के बीच वैक्सीन की किल्लत भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या तीसरी लहर झेल पाएगा प्रदेश? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि दूसरी लहर जब आई और दूसरी लहर का संक्रमण जिस तरीके से लोगों को चपेट में लेता हुआ नजर आया, वो अपने आप में दिल दहला देने वाला था। और उन सबसे गंभीर लगातार बढ़ता मौत का आंकड़ा। लेकिन राहत की बात यह है कि अब संक्रमितों के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, रिकवरी रेट बढ़ा है, पॉजिटिविटी दर घटा है। ये राहत की बात जरूर है, लेकिन यहां से हमने सबक क्या लिया, आज के हालातों से सीखकर आने वाले समय की तैयारियां क्या कुछ है, उसी पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हिमाचल में खासतौर पर ताजा मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दूसरी लहर ने जैसे ही दस्तक ली थी, या तो व्यवस्थाओं की कमी थी या फिर वक्त ही नहीं मिल पाया। जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में बेहद गंभीर थी। तो जिस तरीके की तस्वीरें और हालात देखने को मिल रहे हैं वो भयावह है। ऐसे में कितने तैयार हैं हम आने वाली लहर को लेकर, उस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है, जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अश्विनी जी, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, ऐसे में दूसरी लहर ने जब दस्तक दी थी, क्या उससे समझा जाए? क्या सिस्टम फेल हो गया या फिर समय ही नहीं मिला? और ऐसे में आज के हालातों से क्या सबक लेकर आने वाले समय में तैयारियां क्या कुछ होंगी, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए रंजना, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है जी। हमें ऐसा लगता था कि छोटे प्रदेश में जो तैयारियां हैं, जो सिस्टम है, उसमें मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट हिमाचल प्रदेश में भी आपने जो पिक्चर दिखाई है, जिस तरह से हमने सीन देखे हैं दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में भी उस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। यहाँ पे बेड्स की कमी थी, यहाँ ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें आई हैं। हॉस्पिटल के अंदर से कुछ लोगों ने वीडियोस रिलीज किए हैं कि किस तरह से डेथ टोल बढ़ा है, और जो फर्टिलिटी रेट है हिमाचल प्रदेश में बहुत हाई चला गया था। अभी भी कल की जो स्थिति है, 60 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि नंबर ऑफ जो पॉजिटिविटी है, रेट है, वो कम हुआ है, लोग कम जो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खतरा बना हुआ है। और जिस तरह से आपने अब बच्चों की बात करी है, तीसरी लहर की बात करी है, और हमने दूसरी लहर के अंदर ये देखा है कि जो एक आयु है, आयु जो है, पहले 65 से ऊपर के ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं, अब 45, 42, इवन 14 साल के कुछ लोग बच्चे अफेक्ट हुए हैं, नौजवान अफेक्ट हुए हैं, और इस तरह से खतरा बना हुआ है। अब जो खबरें आ रही हैं उस स्थिति में कि बच्चों पे इस पर ज्यादा इफेक्ट होगा, वो हमें एक बहुत चिंता की बात लग रही है। और हिमाचल प्रदेश में उस दिशा में अभी कोई ज्यादा तैयारी हमें ग्राउंड पे दिख नहीं रही। हालांकि सरकार ने एक नोटिफिकेशन करके एक टास्क फोर्स बनाई है, उसमें कुछ चाइल्ड विशेषज्ञ जो हैं, बच्चों के विषय, उनको भी शामिल किया गया है। बट अभी तक जो तैयारी है ग्राउंड पे वो नजर नहीं आ रही, और ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो हैं बहुत इम्यून नहीं है इसके, वो भी अफेक्ट होंगे। और तीसरी वेव में तो ज्यादा खतरा लग रहा है, क्योंकि बच्चे एक साइलेंट कैरियर्स हैं। अगर उनको असर होना शुरू हो गया तो ये स्थिति बहुत गंभीर होगी। बिल्कुल अश्विनी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश का बहुत छोटा प्रदेश है। बड़े राज्यों की स्थिति जो हमने देखी थी वो भयावह थी, डराने वाली थी। सारा मेडिकल सिस्टम फेल हो चुका था। इन सब के बीच छोटे प्रदेशों में हालात क्या कुछ होंगे, ये समझना बेहद आसान है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी लगातार संभावना बनी हुई है। कितना खतरनाक इसे समझा जाए, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत भी अब यहां पर डराने वाली है। जी। अभी देखिए, इन्होंने वैक्सीनेशन शुरू किया था, जो तीसरे फेज का शुरू था 18 से 44 साल का, लेकिन वो भी ठीक से नहीं चल रहा है। आपने खबरें देखी हैं कि किस तरह से लोग अपने मोबाइल फोन पे बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको स्लॉट नहीं मिल रहा, जबकि बाहर के लोग आके यहाँ पे वैक्सीनेट करवा रहे हैं। यहाँ के लोगों का नंबर नहीं आ रहा है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, इंटरनेट नहीं चलता, वो लोग अपनी स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। और जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं,
उस तरह से चिंता बहुत बनी हुई है। और अगर ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है लेट होता है, वैक्सीनेशन नहीं मिलती है, तो हमारे युवा जो है, युवा पीढ़ी या बच्चे हैं, अभी तक तो भारत में तो जो जैसे कुछ विदेशी मुल्कों में शुरू किया है, कंट्रीज में शुरू किया है वैक्सीनेशन बच्चों का, यहाँ तो अभी उस तरह का कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं किया। लेकिन 28 से 44 साल के जो हैं उनको वैक्सीनेट करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार के पास वैक्सीनेशन डोजेज नहीं है, जो उनके पास उपलब्ध थी ऑलमोस्ट खत्म होने पे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है इस क्षेत्र में काम करना। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू तो कर दिया गया, 18 से ज्यादा आयु वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन बड़ी समस्या यहां पर स्लॉट बुकिंग को लेकर आ रही है। अभी तक लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है और कई राज्यों में तो 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उस पर फुल स्टॉप भी लगा दिया गया। बहुत बड़ी समस्या ये भी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान और चिंता करने वाली बात यह है डॉक्टर साहब की गांव भी अब इसकी जद में आ रहे हैं। शहरों का हाल हमने देखा जहां पर तमाम रिसोर्सेज होते हैं, बावजूद उसके सब कुछ धाराशायी नजर आया। गांव को कैसे बचाइएगा? देखिए, ये जो मोबिलिटी लोगों की हुई है, हमने सोचा था शहरों में ज्यादा असर है, लेकिन गांव में लोग इतने अवेयर नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, लोग टेस्ट करवाने से डरते हैं कि एक सोशल स्टिग्मा भी है कि अगर मैं पॉजिटिव हो गया तो उसका पड़ोसी मेरे से बात नहीं करेंगे, इसलिए लोग छुपा रहे हैं। हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। गांव में जो लोग हैं एक सामने नहीं आ रहे, वो एक मोटिवेशन जो होना चाहिए, उसमें जो मीडिया का रोल है शायद वो भी कम रहा है, लोग अभी सामने नहीं आ रहे। और गांव में स्थिति, मेरी आज जिलाधीश कांगड़ा से बात हो रही थी, मैं उनको पूछ रहा था कि ऐसा गांव बताइए, जैसे पंचायत बताइए जहां कोई पेशेंट नहीं आया या कोई डेथ नहीं हुई, तो वो हंसने लगे, कहते जी ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग की बात है। अगर आप टेस्टिंग शुरू करेंगे, हर जगह पैदा हो चुके हैं। आप सर एक बार बंद करना, फिर से ज्वाइन करो एक बार। जी बिल्कुल डॉक्टर अश्विनी, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं कि आप गांव में लोगों को जागरूकता उतनी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हालांकि जो पिछले साल का कोरोना भी हमने देखा था, लोग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं थे। इस बार जिस तरीके से स्ट्रेन ने अटैक किया है, लोगों के पास जानकारी नहीं। कई तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आ रही है। आपको बाराबंकी की बात बताऊं, जहां पर हाल ही में वैक्सीनेशन के लिए टीम पहुंची थी, लोग सरयू नदी में भी कूद पड़े थे वैक्सीनेशन से बचने के लिए। तो इस तरीके की तस्वीर और हालात तो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में गाँव को दूसरी लहर के जद से बचाना मुश्किल है, तीसरी लहर से कैसे बचाया जाएगा, उसको लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बड़ा सवाल इसको लेकर भी है कि क्या जो कोरोना की सुनामी है वो भारत में खत्म हो गई है? क्योंकि लोग तो यही मान रहे हैं, लेकिन आंकड़ा जो है वो कुछ और बयां करता है। अभी भी 14 राज्य ऐसे हैं डॉक्टर साहब, अब जहां पर इस तरीके से मामले सामने आए हैं कि 50% से भी ज्यादा कम अभी मामले हैं। अभी जो पीक है वहां पर खत्म नहीं हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है। हम ये मान रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन उसका कारण ये है कि टेस्टिंग कम हो रही है। अभी कल हाईकोर्ट का एक आदेश आया है कि आप टेस्टिंग क्यों कम कर रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाइए, मास टेस्टिंग करिए। जैसे मैं जिलाधीश कांगड़ा की बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जिस जगह एक टीम भेजेंगे हम, अगर वहां के सैंपल इकट्ठे करेंगे, वहां भी केसेस आ जाएंगे जो अभी तक अनछूते हैं। अभी कल धर्मशाला मैक्लोडगंज में एक मोनेस्ट्री में 45 केसेस आ गए हैं, क्योंकि वहां पे टेस्टिंग शुरू करी, जब केसेस आए उसके बाद। ये सबसे बड़ी मुसीबत या सबसे बड़ा कारण टेस्टिंग का। जिस दिन टेस्टिंग शुरू करेंगे, ट्रीटमेंट उसके बाद शुरू होगा। पहले टेस्टिंग बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट को टेस्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। और अब ये तीसरी लहर की जो बात कर रहे हैं, बच्चों पे फोकस बहुत करना पड़ेगा। उनके लिए डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल या वार्ड्स तैयार करने पड़ेंगे। उनके लिए वेंटिलेटर्स चाहिए, ऑक्सीजन की बेड चाहिए। ऐसी तैयारियां करनी पड़ेंगी सरकार को, जो अभी दिख नहीं रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर अश्विनी, जिस तरीके से लगातार लोगों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, सबके बीच जो तीसरी लहर वो कहीं ना कहीं अटैक यहाँ पर बच्चों पर करेगी, उसको लेकर भी लगातार संभावनाएं सामने आ रही है। इन सबके बीच वैक्सीनेशन अभी युवाओं में भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। बहुत कम फीसदी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन यहाँ पर ली। ऐसे में बच्चों तक वैक्सीन कब पहुंचेगी, उसको लेकर भी लगातार प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बड़ी समस्या ये भी है कि किस तरीके से इन हालातों पर ओवरकम पाया जाएगा, क्योंकि जो सबसे बेसिक स्टेप होता है डॉक्टर साहब, वो टेस्टिंग होता है। और हिमाचल प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां टेस्टिंग ही अभी उस स्तर पर नहीं हो पा रही है। अगर टेस्टिंग हो भी जाती है, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है। तब तक जो व्यक्ति जिसका टेस्ट हुआ, जिसका रिपोर्ट नहीं आया, तब तक कई लोगों से मिल चुका होता है। गांव में स्थिति क्यों खराब हुई है हिमाचल प्रदेश में, कि अगर एक व्यक्ति ने अपना टेस्ट सैंपल दिया है, वो आके लोगों से मिल रहा है, घर वालों से मिल रहा है, उसी जगह रह रहा है, इसलिए अगर वो इन्फेक्शन है उसको, तो तब तक काफी लोगों तक फैल जाएगा। गाँव के गाँव
बहुत इस संकट में हैं आजकल, क्योंकि टेस्टिंग नहीं है। अगर टेस्टिंग होती है उसकी रिपोर्ट लेट आती है, इसलिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और ये स्प्रेड बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। और जो लोग इन्फेक्शन की उसमें जद में आगे हैं उनकी डेथ्स हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में कल का जो फिगर आया है 50% डेथ्स जो हैं उसको क्या करते 72 आवर्स के अंदर हुई हैं हॉस्पिटल में जाके। 11% लोगों की डेथ्स हुई हैं जो हॉस्पिटल में पहुंचे नहीं हैं। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में लोग दूर दराज में रहते हैं, एम्बुलेंस की प्रॉब्लम रहती है, हॉस्पिटल तक पहुंचने में प्रॉब्लम रहती है, और ये कई सारी चीजें जिनका ऑक्सीजन लेवल रास्ते में अगर कम हो गया तो उनकी जान पे संकट आ जाता है। इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, जो हालात है, वो सुधरे जरूर हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो पॉजिटिविटी दर है वो घटी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बयान जारी करके हाल ही में कहा गया था कि मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, डेथ रेट लगातार बढ़ रही है। समस्या कहां पर? समस्या देखिए, हमें पब्लिक को अवेयर करना है और हमें खुद अवेयर होना है। जब भी किसी व्यक्ति को कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि मुझे कुछ हो सकता है, अब जो लोग खेतों में काम करते हैं या बगीचों में काम करते हैं, उनको ये लगता है कि हमें सिर्फ बुखार आया है, हमें कुछ सर्दी लग गई है, हमें कुछ खांसी हो रही है, लेकिन ये सिम्टम्स हैं। अब इस तरह का इन्फेक्शन है, लोगों को अवेयरनेस अभी भी नहीं है और छुपा भी रहे हैं। जिस व्यक्ति को कुछ जरा सा भी सिम्टम्स हैं उनको फटाफट टेस्ट करना चाहिए। बट अब स्थिति जो मैं बात कर रहा था, टेस्ट रिपोर्ट नहीं आएगी 3 दिन, आपकी क्या करेंगे? मुख्यमंत्री ने यहाँ आदेश दिए कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए, बट अभी स्थिति वही बनी हुई है। गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लोग बाहर नहीं निकले, घर में हैं, और घर में बुजुर्ग हैं, उनकी स्थिति खराब है। और अगर बच्चों को वो चीज इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो बच्चों को भी लोग ये समझते हैं कि इसको खांसी बुखार है, मौसम बदल रहा है, बट हम उसकी टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। जब मास टेस्टिंग सरकार नहीं कर रही है, जिस दिन ये शुरू हो जाएगा काम, उस दिन स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि धरातल पर से एग्जीक्यूट भी किया जाए, सिर्फ दावे भर करके नहीं छोड़ दिया जाए। डॉक्टर शशिकांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी धन्यवाद। शशिकांत जी, जिक्र मैं कर रही थी अश्विनी जी से, लगातार वो इस बात का ही बार बार जिक्र करें, एम्फसाइज इसी बात पर कर रहे हैं कि टेस्टिंग जो है हिमाचल प्रदेश में वो उस स्तर तक अभी नहीं हो पाई है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर का पीक भी आकर संभवतः चला गया है, जिस तरीके से आंकड़े रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ी समस्या है। इन सबके बीच लगातार आप खबरें पढ़ते भी होंगे, लिखते भी होंगे, हालात क्या बने हुए, किस तरीके से काबू पाया जाएगा? यहाँ से जो रोड मैप तैयार किया गया, एग्जीक्यूशन उसका नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि एग्जीक्यूशन के लिए वैसे तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो स्टेज आ गई है कि जहां पर हॉस्पिटल्स इस प्रॉब्लम को हैंडल करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आने वाला समय ऐसा आएगा कि जब बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ेंगे, और अगर तीसरी वेव की, जैसे कि हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तीसरी वेव अगर आती है और उस भयानक परिणाम लेकर आती है, तो हॉस्पिटल्स कितने भी खोल दें, मुझे लगता है सरकार सभी लोगों का एक साथ इलाज कर पाने में बहुत ज्यादा काम एक तरह से उपयोगी ढंग से नहीं कर पाएगी। तो इस समय जो मुझे वीक पॉइंट लग रहा है, जो सरकार का भी लग रहा है पूरे, कि जो अवेयरनेस का स्तर होना चाहिए इस बीमारी को लेकर, और अगर हम ये अवेयरनेस साथ में, जितना कि इलाज हम लोगों का कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस बारे में उन्हें प्रिपेयर किया जाए कि वो अगर अपनी इस बात का ध्यान रखें कि वो इन्फेक्टेड ना हो, और अगली बार जब वेव आए तो वो अपने आप को बचाएं, और अगर उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है तो कम से कम इस बात को इंश्योर करें उनसे कोई आगे इन्फेक्ट ना हो। तो इसका बहुत बड़ा एक काम हो सकता है इसको तीसरी वेव से बचने के लिए। और मौजूदा स्थिति में भी जो हालात बने हुए हैं, हॉस्पिटल धीरे धीरे, हालांकि अभी हिमाचल में बेड की स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी कि पहले दिल्ली में देखने को मिली थी या और जगह देखने को मिली, लेकिन अगर यही स्पीड इसकी चलती रही और ये टेस्टिंग अगर ज्यादा बढ़ी और कल को ज्यादा पेशेंट आए, तो यहाँ के अस्पताल भी भर जाएंगे और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर सरकार को उन तमाम दावों पर काम भी करने की जिसको लेकर दम लगातार वो भरती रहती है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो सब कुछ बयां करते हुए यहाँ पर। डॉक्टर अश्विनी, जिस तरीके से मौत के आंकड़ों का जिक्र मैं कर रही हूँ, एक रिकॉर्ड ये भी है कि सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं रिकॉर्ड, उसमें औसतन जो आयु है लोगों की वो 61 वर्ष के आसपास है, यानी कि सबसे ज्यादा मौत जो हो रही है वो बुजुर्गों की ही हो रही है, जो संभवतः पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी हो सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है, मेडिकल सिस्टम फेल हो रहा है? ये बिल्कुल सही है। और दूसरी मैं जो बात कर रहा था कि लोग सामने नहीं आ रहे, अपने टेस्ट नहीं करवा रहे। हेलो,
और हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जब उनको मतलब वापस रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। सैचुरेशन लेवल बहुत नीचे चला जाता है। और मैं ये भी कहूंगा कुछ हॉस्पिटल में मिसमैनेजमेंट भी है। रात को अगर पेशेंट है, हमें कुछ लोगों ने फोन करके बताया कि रात को कोई उनको अटेंड नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन हाई लोड पे चल रही है, लो पे चल रही है, वो भी कई दिक्कतें रहती हैं। जी। और ये आप जो फिगर दे रहे हैं ये पुराना है। अब जो स्थिति है, एज जो है वो नीचे आ रही है, नीचे के लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और उसका कारण ज्यादातर यही है कि हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग कम है, जो उनकी फर्स्ट 48 आवर्स में जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता। और ये शशिकांत जी जैसे कह रहे हैं कि अगर टेस्टिंग बढ़ गई, लोग ज्यादा आना शुरू हो गया हॉस्पिटल में, तो ये संकट यहाँ भी होएगा। और हमें तो यही करना चाहिए कि जो लूप होल्स हमने फर्स्ट या सेकंड वेव में देखे हैं, उनको उन लूप होल्स को प्लग करें, अपनी बेड स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और डेडिकेटेड जो बेड्स हैं ऑक्सीजनेटेड वेंटिलेटर के साथ, वो हमें तैयार करने पड़ेंगे थर्ड वेव के लिए। बिल्कुल डॉक्टर शशिकांत, जिस तरीके से अश्विनी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल लोग नहीं जाते, लेकिन रिजल्ट जो है इसका लॉन्ग टर्म में वो ये कि अस्पताल लोग जाते हैं, सुविधाएं नहीं मिल पाती, बेड की उपलब्धता नहीं होती, उनको भर्ती नहीं किया जाता, और ज्यादातर खुद डॉक्टर हिदायत देते हैं कि होम आइसोलेशन में रहकर आप ठीक होइए। ऐसे में जब जागरूकता नहीं है, जिसका जिक्र भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि जब लोग जागरूक ही नहीं है, तो खुद होम आइसोलेटेड होकर अपना ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हेलो शशिकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, देखिए इस बारे में मैं एक चीज अपनी तरफ से सुझाव देना चाहूंगा जो मुझे जी लगता है कि बिल्कुल। बहुत कारगर सुझाव है। और ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कोविड को डील कर रहे हैं अंदर हॉस्पिटल में, उन डॉक्टर से जो हमारी बात हुई है या होती रही है, एक बहुत इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को रिलीफ देने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है कि अस्पतालों में बेड बहुत है और दवाइयों की भी कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी हिमाचल में अभी तक कमी की बात अभी ज्यादा सामने नहीं आई है। लेकिन जो एक सिस्टम मरीज के लिए बनना चाहिए अस्पताल में, वो क्योस वाली स्थिति है वहां पे अस्पतालों में। और हालत यह है कि अगर आपके पास 100 बेड हैं और 100 मरीज हैं, तो वो सभी डॉक्टर 100 के 100 मरीजों को देख रहे हैं। एक सुझाव डॉक्टर्स की तरफ से ये आया है कि क्यों ना जैसे पैरामेडिकल स्टाफ को लगाया जा रहा है और मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को लगाने की पहल भी हिमाचल गवर्नमेंट ने की है, इसी तरह से दूसरी नर्सिस के स्टाफ को एंगेज किया जा रहा है। तो बहुत सारे स्टाफ को एंगेज करके कम से कम कुछ डेफिनेट बेड्स की जो स्ट्रेंथ है, जैसे 10 बेड एक साथ या 20 बेड एक साथ एक कैटेगरी में डाल के उसका एक अलग बना के एक पर्टिकुलर डॉक्टर या पर्टिकुलर नर्स को उसका इंचार्ज बना दिया जाए, ताकि वो ध्यान रख सके उन 10 पेशेंट्स का। जब हम कर रहे हैं अभी इस समय के 100 के 100 पेशेंट सभी लोगों के हवाले हैं, तो वो एक पर्टिकुलरली पेशेंट को नहीं देख पा रहे हैं। तो डॉक्टर्स की तरफ से ये सजेशन आई है कि लेकिन ऐसी डॉक्टर व्यवस्था की जाए कि शशिकांत 10-10 क्या। डॉक्टर शशिकांत, लेकिन इन जी। सबके बीच एक बड़ी चुनौती ये भी है, कालाबाजारी को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, निजी अस्पतालों की मनमानी की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी किसी से छिपी नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है, किस तरीके से सरकार इसको ओवरकम कर पाएगी, क्योंकि निर्धारित तो यहाँ पर कर दिया जाता है कि एक अस्पताल इतना ही पैसा लेगा, वेंटिलेटर बेड्स के लिए, आईसीयू के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए भी पर्टिकुलर रेट्स तय सरकार की तरफ से कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से अस्पतालों द्वारा मनमानी की जा रही है। उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि उसका खामियाजा तो आम जनता उठाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखने वाली बात है और बहुत जरूरी है ये कि इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा ध्यान रखे और कंप्लेंट्स को टैकल किया जाए। ऐसा नहीं है कि लोग कंप्लेंट्स नहीं कर रहे हैं, लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट्स एड्रेस नहीं हो रही हैं। तो जरूरी इस बात की जरूरत है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक पूरा एक ऐसा सेल बने, जो सेल सिर्फ इस बात का ध्यान रखे कि कहीं पे भी कोई ब्लैक मार्केटिंग की अगर कहीं से भी शिकायत आती है तो उस पर सख्ती से और तत्काल अमल हो। अगर उसमें थोड़ी सी भी डिले होती है तो ऐसे लोगों के हौसले उससे बढ़ते हैं। और जहां 2-4 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तो सोसाइटी की तरफ से समर्थन ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलता, क्योंकि महामारी के दौर में अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसको सोसाइटी भी बहुत ही तरह से देखती है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो एक तो मुझे लगता है एनजीओ को इसमें जोड़ना चाहिए। एनजीओ बिल्कुल, जो बहुत अच्छी ज्यादा एनजीओ है जरूरी है डॉक्टर शशिकांत की न सिर्फ सरकार जी। बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी, और खास तौर पर अस्पतालों को अपनी जिम्मेदारी को समझना। डॉक्टर अश्विनी, आखिरी कमेंट्स आपसे जानना चाहूंगी, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, खासतौर पर दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में अपना ख्याल कैसे रखें? देखिए, जो अभी तक चर्चाएं हैं कि ये कोरोना गया नहीं है और थर्ड वेव इनएविटेबल है, किस तरह की होएगी ये हमें पता नहीं, क्योंकि ये जो म्यूटेंट है, वेरिएंट है, ये अपने आप को बदल रहा है। हम इसको सही मायने में फोरकास्ट नहीं कर सकते किस तरह का होगा। तब भी
उसके बावजूद हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने बच्चों को बचाना है और अपने साथ जो फैमिलीज हैं उनको इन्फेक्शन ना हो। अगर मुझे कोई बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिम्टम सतर्कता बरतें और सजगता के साथ। आप जी दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर शशिकांत। आपने अपने वैल्यूएबल थॉट्स को यहाँ पर शेयर किया, दर्शकों तक पहुंचाया आसान शब्दों में कि किस तरीके से आने वाले समय में खुद का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि समय की गंभीरता को हम समझें, क्योंकि अस्पताल, सरकारें और तमाम संस्थाएं अपना काम जरूर कर रही हैं, आपकी सुरक्षा को लेकर तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, लेकिन उनका पालन करना तो हमारी जिम्मेदारी है और हमारे सहयोग के बिना सच मानिए कुछ भी यहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो उम्मीद यही है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।